हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने यहाँ पे पेश करने आया हूं ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ज्योग्राफी का है। ठीक है, और इसको आप सोशल साइंस के अंतर्गत आप लेते हैं। तो आपको पता सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट है, फिलहाल यहाँ पे ज्योग्राफी। और मैं धीरे धीरे आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, है ना, आपका सिविक्स से हो गया या डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन सभी का धीरे धीरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू यू। और उसको देखो, क्वेश्चन तो आपके पास भी लिखा हुआ है, आपके गाइड में भी क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को समझा करके बता दूँ, उसके आंसर को अगर मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ, आंसर जो लिखा हुआ है उसको आपको एकदम अच्छी तरीके से समझा दूँ, दिमाग में रख दूँ, तो फिर आपको हेडेक नहीं होता है। लेकिन वही क्वेश्चन अगर आपकी किताब में है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम चलो मैं ही कुछ हिकमत अमली लगाता हूँ, कुछ रणनीति पैदा करता हूँ, ताकि ये आप जो है ना इसको आसानी से याद कर दो। तो जो बाद में देख रहे हैं वो पूरी वीडियो देखें। सबसे पहला सवाल यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले ये जानें कि प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। संसाधन के मतलब होता क्या है? संसाधन के मतलब होता है वे सभी चीज़ें जो आपकी आवश्यकताओं को पूरी करती हैं, वे सभी चीज़ें जो मानव की आवश्यकताओं की पूरी करती हैं, उसको बोलते हैं संसाधन। अब आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में? मोबाइल, कलम, किताब, कॉपी, घर, ये गाड़ी, तेल, जो भी आप देख रहे हो ना, जो भी देख रहे हो, जो मतलब आपके काम की चीज़ है, ऐसा नहीं मतलब आपके काम के नहीं तो आपके दोस्त के काम को तो होगा, मतलब मानव के काम के लिए जो भी सारी चीज़ें हैं, और लगभग जितनी सारी चीज़ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, सभी ना सभी किसी न किसी काम के लिए है, तो वो सभी क्या हो जाएंगे? वो सभी कहलाएंगे संसाधन। और इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति का देन है, जैसे पहाड़, नदी, पहाड़ हो गया, जल हो गया, हवा हो गया, इस तरह से। लेकिन मानव का जैसे सड़क हो गया, मकान हो गया, तो ये सब संसाधन आपको पता होगा। तो प्राकृतिक संसाधन, आखिर प्राकृतिक संसाधन को बचाना क्यों जरूरी है? क्या? तो आप देखो, पृथ्वी पे कोयला, ये कोयला भी कौन सा संसाधन है? कोयला भी प्राकृतिक संसाधन में। पेट्रोल भी प्राकृतिक संसाधन है। तो पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवीकरणीय संसाधन है। अब आपको समझना पड़ेगा अनवीकरणीय क्या होता है जी। तो अनवीकरणीय उसको बोलते हैं जिसको हम एक बार इस्तेमाल कर ले, एक बार प्रयोग कर ले तो दोबारा प्रयोग के लायक नहीं रहता है। जैसे अगर आपने आधा लीटर डीजल लिया, पेट्रोल लिया, अपने बैग में डाल लिया, तो डीजल जब खत्म होता है तो आप उसको फिर वापस नहीं ला सकते हो, आपको फिर जाकर नया डीजल भराना पड़ेगा। वो डीजल खत्म हो गया, उड़ गया, है ना। तो ये हो गया अनवीकरणीय। कोयला को आप यूज करते खत्म हो जाता है, लेकिन आग, सूरज से रोशनी जो मिल रही है वो भी प्रकृति का देन है, कोयला भी प्राकृतिक देन है। लेकिन सूरज की जो रोशनी है वो जिंदगी तक आप लेते रहोगे, है ना। जिंदगी से लेते आ रहा सभी लोग और क़यामत तक लेते रहेंगे। पानी है, हमेशा पानी लोग पीते रहेंगे, पानी कभी कमेगा ही नहीं। ठीक है, हवा हो गया, हवा तो हमेशा आप लेते रहो, हवा घटेगा ही नहीं। लेकिन कोयला यूज करें ना, कोयला घट रहा, पेट्रोल यूज करें, पेट्रोल खत्म हो रहा। क्योंकि आपको पता है बहुत सालों पहले जो है कुछ ऐसा हुआ था, जो जीव जंतु जो है दब गए थे, जिसका कोयला पेट्रोल का रूप बन गया था, जो जीव आपका जो की किताब बोलती है, विज्ञान बोलता है। तो इसको बोलते हैं अनवीकरणीय। ऐसे ही उल्टा होता है नवीकरणीय, मतलब जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप सूरज की रोशनी हो गया, हवा हो गया, ठीक है, ये सब क्या नवीकरणीय है। तो पृथ्वी पे कोयला, पेट्रोल जैसे अनवीकरणीय संसाधन है जो एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग नहीं आते। अभी मैं बताया, जिसको एक बार उपयोग करेंगे दोबारा उपयोग में नहीं आता है। विकास की गाड़ी को लगातार जारी रखने के लिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। मतलब कि अगर आप अपने को तरक्की करना चाहते हो तो आपको ना एकदम होशियारी से इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आप ही इस्तेमाल कर लिए ख़त्म हो गया, नहीं, आपके आने वाला पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल करे, इसका प्रयोग करे, इसका उपयोग करे, ऐसा इस्तेमाल करें। यानी कि जैसे हमको पेट्रोल की जहाँ पे उपयोग करने की ज़रूरत है वहीं पेट्रोल यूज़ करेंगे, जहाँ पे कोयला का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है वहाँ पे कोयला का ही इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज बेकार जगह यूँ ही फालतू में यूज नहीं करेंगे। तो अगर आप फालतू में यूज करते हैं तो आप कर करके बहुत सारे लोग बन जाते हैं ना। तो अगर यूज करते हैं ज़्यादा तो इस तरह के जो अनवीकरणीय, प्राकृतिक अनवीकरणीय जो संसाधन है, तो ये खत्म हो जाएगा भविष्य में। क्योंकि ये लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं है, वायु तरह नहीं, ये पानी तरह नहीं है, ये लिमिट में है, एक न एक दिन खत्म होना है। तो अपने विकास को जारी रखने के लिए जरूरी कि इन सभी संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करें, इसका मतलब होशियारी से, दिमाग से, है ना। नहीं तो इनकी प्राप्ति असंभव हो जाएगी, नहीं तो फिर भविष्य में ये आपको मिल नहीं पाएगा, आपके बेटा को नहीं मिल पाएगा, आपको पोता को नहीं मिल पाएगा, आपके आने वाले पीढ़ी को ये सब पेट्रोल और कोयला नहीं मिल पाएगा।
इसलिए संसाधनों का संरक्षण क्या है, जरूरी है। तो क्या आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? इतने सारे बात मैं बता दूँ, लेकिन आपको इतना बात नहीं, बस सिर्फ इतने ही 3-4 लाइन लिखना है। ओके, अगला सवाल देखो, जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताइए। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं? तो जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम आपको पता है जलोढ़ मिट्टी, जो आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। एक होता है काली मिट्टी कपास के लिए, जिसका रेगुर एक दूसरा नाम है। तो बोला गया जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा राज्य में मिलता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा राज्य में मिलता है। बोल नाम बताना किस राज्य में मिलता है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ फसल उगते हैं? चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, गन्ना फसल, ये सब जो है फसलें होती हैं। तो अब आपको याद होगा जलोढ़ मिट्टी के राज्य का नाम याद कर लीजिए, है ना। मुख्य रूप से जहाँ जहाँ होती है, हालांकि है तो बहुत जगह, लगभग सभी राज्य में, लेकिन मुख्य रूप से आपको बताना है। ओके, ये देखो इजी सवाल में दिया हूँ, लास्ट में एक सवाल है अच्छा वाला। जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं? जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं? दो तो मुझे बताने से पहले आ गया कि जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं। इस मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है? सेम सवाल हो गया। तो जो है फसल का तो नाम से भी है, लेकिन इससे समझते क्या है? तो जलोढ़ द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। देखो जलोढ़ में जल छुपा हो कि नहीं, जल जोड़ ओढ़ है। अगर इसको बनाओ जल जोड़ ओढ़ है, क्या ओढ़ है? जलोढ़ है ना। जल जोड़ ओढ़ मतलब जलोढ़। तो जलोढ़ में जा दिख रहा, जल दिख रहा, जलोढ़ बोलते जल दिखता है। तो जल के द्वारा जो मिट्टी बह कर आती है, देखो जब कभी आप देखोगे कभी सैलाब आ जाएगा, कभी बाढ़ आ जाता है जी, तो वहाँ की मिट्टी कट करके जो है ना कहीं और जाके चली जाती है, तो उसी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। यानी कि जलों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और इसमें कहाँ कौन कौन सी फसल? गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन, जो अभी बताया हूँ। खादर और बांगर में क्या अंतर है? बहुत हल्का सा सवाल है और बहुत छोटी सी यहाँ पे वीडियो भी बहुत छोटी है, डोंट वरी। खादर और बांगर में अंतर क्या है? तो नदियों के बाढ़ के मैदान की नवीन बारीक कणों वाली काप को खादर कहते हैं। नदियों के बाढ़ के मैदान, नदी में जो बाढ़ आता है तो बाढ़ के जो मैदानों की नवीन बारीकी, एकदम महीन मिट्टी, महीन कण जिसको बोलते हैं, बारीकी कणों वाली को जो कांप होता है, यहाँ पे कांप क्या है? तो उस मिट्टी को, महीन कणों वाली मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी बोलते हैं। और नदियों द्वारा जमा की गई पुरातन कांप को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि नदियों के द्वारा जो मिट्टी जमा की जाती है उसको बोलते हैं बांगर मिट्टी, और नदियों के द्वारा जो एकदम बारीकी कण वाली मिट्टी होती है उसको बोलते हैं खादर मिट्टी। ओके, तो ये खादर और बांगर ये जलोढ़ मिट्टी का दो टाइप्स हैं। ओके, ये देखो स्थानीय मिट्टी और बाहित मिट्टी से किस प्रकार भिन्न है? स्थानीय मिट्टी और बाहित मिट्टी से किस प्रकार भिन्न है? अब देखो स्थानीय से कुछ समझ में आ रहा है, यानी कि एक ही जगह रुका रहना। अब बाहित मतलब बह जाना, कुछ हल्का सा दिख रहा है, देखते हैं क्या आंसर बोलता है। स्थानीय मिट्टी में चीका व बालू की मात्रा लगभग समान होती है। देखो स्थानीय मिट्टी में चीका और बालू की जो मात्रा होती है एकदम समान, लगभग समान होता है, और कृषि के लिए उपयुक्त भी होता है। यानी कि जो कृषि के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो क्या है? स्थानीय मिट्टी। देखे होंगे स्थानीय मिट्टी, जो खेत वगैरह में जाएंगे तो आपको मिट्टी देखने को मिलेगा कि वहाँ पे बालू, उस मिट्टी में बालू की भी मात्रा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन आप यूं ही साइड में, घर में या घर के बाहर देखें तो आपको बालू वगैरह नहीं मिलेगा मिट्टी में। तो खेत वाली मिट्टी में आपको बालू वाली मिट्टी मिलता है देखने में। ठीक है, जबकि बाहित मिट्टी में बालू, कूड़ा करकट व जल की मात्रा अधिक होती है। लो मतलब जो मिट्टी बह करके आता है ना, उसमें बालू, कूड़ा करकट वगैरह जो बहुत अधिक रहता है, ज़्यादा रहता है, इस पर कृषि संभव नहीं है। ठीक है, तो जो स्थानीय मिट्टी है उसी पर कृषि संभव है, लेकिन जो बाहित मिट्टी उस पर कृषि संभव नहीं है। तो अगला सवाल यहाँ पे देखें, 6 नंबर सवाल है, भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? इस मिट्टी की विशेषताएं बताइए। चलो अब देखो इसका आंसर। भारत में जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। चलो ये देखो जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई थी वो दिखा रहे मैंने। सबसे पहला है पंजाब से असम तक फैला भारत का। ये जो लॉन्ग सवाल आएगा ना, कि 3 नंबर में जो सवाल आएगा उसमें लिखना आपको, या तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो 3 नंबर में आता है ऐसा सवाल। ठीक है, तो पहला कि पंजाब से असम तक फैला भारत का वृहद मैदान है, यानी कि पंजाब से असम तक जो है काफ़ी फैला हुआ है।
मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती नदी में पड़ता है, घाटी में पड़ता है ना। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी का नाम है, तो नदी के ही बगल में घाटी होता है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती घाटी में जलोढ़ मिट्टी आपको मिलता है। तीसरा है कि मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में महानदी की घाटी में मिलता है, महानदी। चौथा, केरल में सागर तट पर जो है ये जलोढ़ मिट्टी आपको उपलब्ध मिलेगा। चौथा है महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र का डेल्हा भी है, यानी कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ये ब्रह्मपुत्र, ये सब नदी का नाम है, ठीक है। यहाँ का जो है डेल्हा है। और इस मिट्टी की विशेषताएं देखो क्या है, विशेषताएं क्या है, विशेषता मतलब उसमें क्या क्या उससे उपयोग किया था, विशेषता तो ये समझो उसका क्या फ़ायदा है। इस मिट्टी की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। पहला बात है कि जलोढ़ मिट्टी जो है ना उसमें बालू की मात्रा मिला रहेगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो जलोढ़ मिट्टी जो बना है वो बालू से, सिल्क और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। ये काफ़ी उपजाऊ होता है और इसको पता है कि आपको गन्ना में, चावल में, गेहूं में, मक्का में, दलहन में, ये जैसी फसलों में जो है इस मिट्टी का उपयोग किया था उगाने के लिए, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ, और इन सभी क्वेश्चन को हो सके तो अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है। और नोट करिए नहीं बल्कि याद कर चलिए। अच्छा ठीक है, अगर याद है आपको तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप लोग कि आपको इस 6 में से कितना सवाल आपको याद था, ठीक है, ताकि लगे कि हाँ कुछ और आगे के सवाल लाए, और आगे धीरे धीरे अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। डोंट वरी, अभी टाइम है आपके पास। ओके, अच्छी लगी वीडियो? ओके, तो लाइक करके जाना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।